Good morning, friends. I am Shalini Rajwar and I am back again with part 3 of Equilibrium chapter of class 11th. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिज़िकल इक्विलिब्रियम में आप दो तरह की एप्लीकेशन देख सकते हैं. फिज़िकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन में. फेस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा था कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड में से गैशियस फेज़ में चेंज होता है या गैशियस फेज़ से अगेन सॉलिड फेज़ में चेंज होता है, तो ये तीनों प्रोसेस अगर एक क्लोज कंटेनर में हो रहे हैं तो आपका जो एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है दोनों फेजेस के बीच में, सॉलिड लिक्विड फेज़ के बीच में, लिक्विड गैशियस फेज़ के बीच में और गैशियस सॉलिड के बीच में आपका एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है. इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ये आपने पढ़ा था लास्ट सेशन में. इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो सेकेंड आपको देखने को मिलता है कहाँ पे इक्विलिब्रियम, फिज़िकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे एक और जगह देखने को मिलता है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इनटू लिक्विड्स. राइट, डिसोल्यूशन मतलब किस तरह से मिक्स होती हैं गैस, नॉट गैसेस, सॉलिड्स एंड गैसेस इनटू लिक्विड. किस तरह से सॉलिड लिक्विड में डिसोल्यूट हो जाता है, किस तरह से गैसेस लिक्विड में डिसोल्यूट हो जाती है. हम दोनों को अलग अलग केसेस में देखेंगे. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो फर्स्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इनटू गैसेस, ठीक है, इनटू लिक्विड्स. ओके, तो इसमें जो पहली टर्म आपकी आती है वो आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा. अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सपोज करिए आपने ये बी कर लिया, ठीक है. इसमें अभी यहाँ पे लिखा है शुगर सॉल्यूशन, लेकिन अभी हमने माना है कि यहाँ पे सिर्फ वाटर है. आपने एक बीकर लिया, उसमें क्या लिया, पानी लिया, ठीक है. अब आपने क्या करना है, और ये पानी आपने एक सपोज करिए 10 ml पानी लिया है, ठीक है, 10 ml पानी लिया है. इसमें आपने डाली 1 चम्मच शुगर, 1 स्पून शुगर आपने डाली यहाँ से, ठीक है. जब आप इसे मिक्स करेंगे, और ये पानी हमारा रूम टेम्परेचर पे, जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा. आप घोलेंगे चम्मच से तो वो पूरा घुल जाएगा. आपने एक और चम्मच डाली, और ज़ोर से घोला आपने, वो भी घुल गया. आपने एक और चम्मच डाली. आप देखेंगे जैसे जैसे आपका पानी तो उतना ही है, पानी जो आपने 10 ml लिया था वो तो उतना ही है, लेकिन जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप और चम्मच शुगर की घोलते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि अब शुगर ना घुलता नहीं है, ठीक है. शुगर क्या कर देता है, जब तक पूरा घुल रहा था तब तक आपको ऐसा एक क्लियर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इस तरह से. लेकिन आप देखेंगे कि जब शुगर घुलना बंद कर देगा तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे नीचे डिपॉजिट किए हुए दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे डिपॉजिट किए हुए. राइट, तो शुगर क्रिस्टल्स विल बी डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास और बीकर वॉट एवर यू हैव टेकन, ठीक है. तो अब हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है. तो व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि आप सॉल्यूट और ऐड नहीं कर पाते, सॉल्यूट के पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. उसके बाद आप जितना भी शुगर डालेंगे वो डिज़ोल्व होगा ही नहीं, वो नीचे सेटल होता रहेगा, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल था आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स. राइट, अब हो क्या रहा है, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की तो अभी तक हमने बात ही नहीं की, हम तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम देखते हैं होता क्या है. इस शुगर के सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो शुगर है सॉल्यूशन के अंदर, जो घुली हुई शुगर है, दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द शुगर, द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द बीकर. इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, ठीक है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो गया है. ये जो पानी में शुगर घुली हुई है और ये जो नीचे सेटल हो रखी है शुगर, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो मतलब सेटअप हो गया है. अब देखिए जो पानी में डिज़ोल्व है इक्विलिब्रियम, जो पानी में डिज़ोल्व है शुगर,
राइट। तो वहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, डिसोल्यूशन की। और जो नीचे है वो क्या है, क्रिस्टल्स हैं। तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है शुगर का वो इक्वल है टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो रेट है आपका, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था, इसके ऊपर मैंने लिख दिया, rate of dissolution is equal to the rate of crystallization. What does it mean? That the number of sugar particles which are dissolving into the water in solution form are equal to the number of sugar particles which are converting back into crystal form. इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। देखिए हैं तो दोनों शुगर ही, जो पानी के अंदर घुली हुई है वो भी शुगर है, जो नीचे डेपोजिट हो रही है वो भी शुगर है। तो यहाँ पे आपको लगेगा, आपको सिंपल वो शुगर दिखेगी जो नीचे सेटल हो रखी है, आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, बट अंदर ही अंदर आपके क्या चल रही है, कन्वर्जन्स चल रहे हैं, 2 कन्वर्जन चल रहे हैं। पहले में कन्वर्ट किससे क्या हो रहा है, जो शुगर सोल्यूशन के अंदर है वो किसकी तरफ को चेंज हो रही है, वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो रही है। और जो क्रिस्टलाइन शुगर है जो डिपॉजिट हो रखी है एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट इज़ गेटिंग डिजॉल्व्ड इनटू द सोल्यूशन। तो यहाँ पे 2 रेट्स चल रही हैं, तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए, अब हमने तो बोल दिया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, लेकिन आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे आप प्रूफ करेंगे, ये डिसोल्यूशन है कि इक्विलिब्रियम हो भी रहा है इस डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जो डायनेमिक नेचर है इस इक्विलिब्रियम का, उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, बाय द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर। आप क्या किया, आपने रेडियो एक्टिव शुगर का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, थोड़ी सी पार्टिकल्स ले लिए रेडियो एक्टिव शुगर के। आपने क्या किया, आपने वो जो शुगर सोल्यूशन बना रखा था इसी के अंदर, यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स थे, अब आपने इसी के अंदर एक छोटा सा तिनका आपने क्या किया, रेडियो एक्टिव शुगर का ऐड कर दिया। जब आपने इस रेडियो एक्टिव शुगर को ऐड किया, अगर इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा होता तो क्या होता कि जो रेडियो एक्टिव शुगर है उसको यहाँ पे होना चाहिए था, सोल्यूशन में तो आएगी ही नहीं ना वो, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि डायनेमिक नेचर है इक्विलिब्रियम का, मतलब चेंजेस हो रहे हैं अंदर, हालांकि हमें दिखते नहीं हैं, ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, 2 चेंजेस हो रहे हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दोनों इक्वल हैं। तो अगर रेडियो एक्टिव शुगर हम डालते हैं तो उसको सीधे कहाँ जाना चाहिए, बॉटम में सेटल हो जाएगी वो, क्योंकि अब तो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, घुलेगा नहीं, और यहीं पर ही रहना चाहिए उसे, अगर डायनेमिक नेचर नहीं है तो। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो इस पूरे सॉल्यूशन ने रेडियो एक्टिविटी शो की। तो यहाँ पे कहाँ से आ गया, यहाँ थी रेडियो एक्टिव शुगर, तो इस सॉल्यूशन में कैसे आ गई, तो सॉल्यूशन में ऐसे आई क्योंकि डायनेमिक नेचर होता है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, और क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो चेंजेस हो रहे हैं। जो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो रेट है क्रिस्टलाइजेशन का वो इक्वल था रेट ऑफ किसका, डिसोल्यूशन का। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव शुगर थी वो इसमें डिज़ोल्व होने लग गई, पानी में डिज़ोल्व होने लग गई, और यहाँ की जो शुगर थी वो नीचे क्रिस्टलाइन फॉर्म में आने लग गई। तो इससे क्या पता चला आपको कि आपका क्या हो रहा है, आपका जो इक्विलिब्रियम है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर डायनेमिक है। इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद क्या हो जाता है कि दोनों रिएक्शंस चलती जा रही हैं, लेकिन दोनों का रेट क्या है, सेम है। जितने नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल्स आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म से सोल्यूशन फॉर्म में जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन से क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट था जिससे आप प्रूव कर सकते हैं द डायनेमिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम। सेकेंड हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। देखिए, आपने कोका कोला की बॉटल देखी होगी, उस बॉटल में हमेशा थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे दी रहती है। जब आपने देखा होगा कि जब आप उस बॉटल को खोलते हैं तो एक साउंड कैसी आती है, एक फिज़ साउंड आती है। ठीक है,
ये फिश साउंड अब कहाँ से आती है, ये फिश साउंड? तो देखिए हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ से। एट अ गिवन प्रेशर देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम between the CO2 molecules present in the gaseous state and the CO2 molecules dissolved in the solution। देखिए यहाँ पे ये जो जगह आपको दे रखी है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। हमारे आसपास तो है ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम एक्सेल भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ इस सोडा की बॉटल के अंदर भी आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तो गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैसे फॉर्म में, ये गैस है लेकिन ये डिज़ोल्व हो रखी है लिक्विड के अंदर। और ये सब कैसा हो रहा है, हमने इस गैस को जब डाला, इस CO2 को जब इस कोक की बॉटल के अंदर डाला तो हमने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाया, ठीक है, क्योंकि CO2 हमारे आसपास भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हम सब पे लग रहा है वैसा ही है, ठीक है। लेकिन जब हम इस बॉटल के अंदर CO2 को डालते हैं तो वो कैसा प्रेशर होता है, बहुत ही हाई प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपकी ये CO2 डिज़ोल्व हो पाती है इस लिक्विड के अंदर। तो एक गिवन प्रेशर में, चाहे वो जो भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है कि यहाँ पे जो CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो इस लिक्विड के, ये जो CO2 ये मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लिक्विड के अंदर जो CO2 गैस प्रेजेंट है, डिज़ोल्व्ड है, उससे उनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ़ CO2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, यहाँ पे देखते हैं, जो नंबर ऑफ़ CO2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस गैसियस फॉर्म से आपके सॉल्यूशन फॉर्म में आ रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ CO2 मॉलिक्यूल्स ये जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रखे हैं वो आपके गैसियस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात आपके? यहाँ पे मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ कि स्पेस यहाँ पे दी रहती है, वो स्पेस क्यों दी रहती है, वो वहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट है, वो CO2 गैस बहुत ही हाई प्रेशर पे है वो और जब हाई प्रेशर आप लगाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जो CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस स्पेस में, एंड द CO2 मॉलिक्यूल्स विच आर डिज़ोल्व्ड इन द लिक्विड, इन द सॉल्यूशन, right? So there is an equilibrium between them. The CO2 present in the gaseous form is equal to the number of CO2 molecule present in the gaseous form are equal to the number of CO2 molecules dissolved in the solution. और ये जो पूरा इक्विलिब्रियम है इसको, और ये पूरा इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होगा, और इस पूरे इक्विलिब्रियम को गवर्न करता है एक लॉ। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इस लॉ को हम कहते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिज़ोल्व्ड इन द gaseous mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। ये जितना प्रेशर, जितनी हाई प्रेशर पे आप इस गैस को रखेंगे, ठीक है, सील रखेंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ CO2 मॉलिक्यूल्स आपके गैस, ये जो सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व होते रहेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो प्रेशर आपका जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो बढ़ती जाएगी। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आई बात? हेनरीज लॉ आपको समझ में आया? हेनरीज लॉ में सिंपल है आपका, प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, pressure of the gas above the solvent, pressure of the gas above the solvent is directly proportional to the pressure of the gas is directly proportional to the solubility of the gas। जितने ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी solubility होगी, ठीक है। और ये तो हमने प्रेशर की टर्म्स में कह दिया, लेकिन मास ऑफ अ गैस डिज़ोल्व्ड इन अ गैसियस मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। यहाँ पे टेम्परेचर, सॉरी मैंने बोला कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। आपका टेम्परेचर कुछ भी होगा लेकिन यहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा प्रेशर होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी होगी गैस में। और यहाँ पे
देखिए ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज होना चाहिए। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होती है, फिश साउंड आती है। वो फिश साउंड क्यों आ रही है? बिकॉज जो गैस है आपकी वो एस्केप कर रही है बाहर, तो उसकी वजह से आपकी क्या हो रही है, फिश साउंड आ रही है। ठीक है, फिश साउंड आपकी, मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि फिश साउंड कैसे आती है। फिश साउंड कि जब आप इतने हाई प्रेशर पे गैस है उस बॉटल के अंदर, तो जब आप उस हाई प्रेशर के गैस को जब आप उसका प्रेशर आप जब ढक्कन खोल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रिलीजिंग द प्रेशर। आप प्रेशर को कम कर रहे हैं। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ को एस्केप करेंगे। ठीक है, तो जब बाहर की तरफ को एस्केप करते हैं वो, तो उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से एक फिश साउंड आती है। राइट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, सॉलिबिलिटी गैस की किसी भी सॉल्वेंट के अंदर उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करें तो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेज़, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिक्रीजेज़, डिक्रीज़ करती है, कम होती है विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में से एस्केप करने लगेंगे। तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर डिक्रीजेज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रेशर के साथ इंक्रीज़ करती है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, और जो टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करती है गैस की। ठीक है, तो ये था आपका डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इसमें इसके साथ आपका फिज़िकल इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है यहाँ तक। आप देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।